हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरुआत करते हैं अब इस लेक्चर की। शुरुआत ही करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 6 से कहाँ पे हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है। आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताना है। तो क्या करेंगे, ड्रॉ कीजिए। दिस इज 6, देन दिस इज लेट अस 5, देन दिस इज योर 4, दिस इज 3, 2। सो व्हाट आई एम आस्किंग, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4, देन 1 के बाद कहां से 2 3, फिर क्या हो सकता है 1 2, फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो क्या है, दिस इज द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है हो सकते हैं। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो गए? 10 हो गए। फॉर्मूला आप लगाते, उसके लिए एक फॉर्मूला है, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली अगेन आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए स्पेक्ट्रल लाइन से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए। n इज इक्वल टू 8 से कहां पे आ रहा है? n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। देन दूसरा क्या है? n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है। फिर n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो चलिए मैं बताता हूं। जब n इज इक्वल टू 8 से 1 पे आ रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइन इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2। जब इलेक्ट्रॉन कहीं सुदूर क्षेत्र से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताने का ये तरीका है। व्हाट इज n? n जो सुदूर वाला नंबर है। सो कीजिए, बताइए क्या होगा? 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू क्या 7, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएंगे। ये सॉल्व करते हैं। क्या है? 1 2, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2। सो 4 से 3 आएगा ऐसे, ये ऐसे आएगा। सिमिलरली एक यहाँ आएगा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 हो जाएंगे। सिमिलरली 6 2 3 की बात करना है। सो 6, दिस इज 6, this is 5, this is 4, this is 3। तो 6 से 3 पे, 5 से 3 पे, 4 से 3 पे, then 6 से 4 पे, 5 से 4 पे, then 6 से 5 पे। यही हो सकता है पॉसिबल वेज। गिनिए 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से 6। देन अगला क्या है? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आराम से बन जाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसे आप नोट कीजिए, सारे सवाल के आंसर नोट कीजिए आप। ओके, अगला लिखिए। कैलकुलेट एनर्जी गैप, कैलकुलेट एनर्जी गैप, calculate energy gap when electron transition is happening from 3 to 2, n is equal to 3 to 2 in helium positive ion। ठीक है, तो अब जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है हाइड्रोजन में नहीं हो रहा है, अब वो कहाँ हो रहा है? हीलियम पॉजिटिव आयन में हो रहा है। तो आपको एनर्जी गैप, एनर्जी वैल्यू बतानी है जब ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 3 से 2 पे हो रहा है, तो आपको ट्रांजिशन बताना है। ठीक है, तो बताइए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए सारे लोग।
ओके, सो मैं एनर्जी लेवल बना लूं क्या? दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द एनर्जी वैल्यू? E इज इक्वल टू -13.6 into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ओके, मैंने बात की है हीलियम की, हीलियम पॉजिटिव आयन की, यानी कि z वैल्यू इज 2. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. सो n इसकी बात करते हैं, ये निकालना है. ये वैल्यू क्या हो जाएगा? E1 क्या हो जाएगा बताइए? 13.6 -13.6 इंटू z इक्वल यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 1. तो क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू 4. तो क्या हो जाएगा बताइए? ये वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू 4 दैट इज 24. और क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 4 एंड ये क्या है? 5 है. सो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइन. फिर E2 की बात कीजिए, क्या हो जाएगा? E2 -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2. सो क्या हो जाएगा? अगेन दिस इज 4, सो दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है? देन E3 की बात करते हैं. सो -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 9. क्या हो जाएगा बताइए? 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9. सो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 13.6 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ जाएगा? देखिए, एक बार में आएगा, फिर 4, सो 1.5. करेक्ट. सो 1.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? अराउंड 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द एनर्जी गैप? व्हाट इज द एनर्जी गैप ऑफ 3 to 2 ट्रांजिशन, यानी कि 3 से 2 पे आ रहा है. तो ये एनर्जी गैप कितना है? सिंपल सी बात है, 13.6 यानी कि एनर्जी गैप आ रहा है. दिस इज हाई एनर्जी लेवल, दिस इज लोअर एनर्जी लेवल. सो माइनस ऑफ 6.2 माइनस -13.6. सो क्या आ जा रहा है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 4.7. सो 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गैप. अब चाहो तो यहां से क्या निकाल सकते हो? लैम्डा वैल्यू ऑफ रेडिएशन निकाल सकते हो. कैसे? E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा होता है. एंड व्हाट इज E वैल्यू? डेल्टा E वैल्यू क्या पता चला है? 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो hc बाई लैम्डा जान के लैम्डा क्या हो जाएगा? hc डिवाइडेड बाय 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप hc की वैल्यू डालिए और लैम्डा की वैल्यू निकालिए. तो इस तरीके से आप किसी भी रेडिएशन का लैम्डा वेवलेंथ आप पता कर सकते हैं. ओके, गिवन दैट उसकी एनर्जी आपको पता. ठीक, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए. ओके, लास्ट क्लास में हमने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ा था. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम हमको दिखा था. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखा था. पर बहुत सारे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी थे. वो कहां पे? जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वहां पे आपके कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी दिखते हैं. करेक्ट, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखते हैं कहां पे? जब मल्टी इलेक्ट्रॉन आता है. जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो वो तो सिंगल है. पर सोडियम मान लीजिए, सोडियम की बात कर लिए. किसकी? सोडियम की बात कर लिए. तो सोडियम क्या है? आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ऑक्सीजन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. सोडियम आपका नाइट्रोजन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. वो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है. वो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है, क्योंकि हो सकता है एक ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन 3 से 2 जा रहा हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 5 से 3 आ रहा हो. तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है. इस चीज को बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने इस चीज के बारे में कोई बातें नहीं करी थी. इसको कोई एक्सप्लेनेशन इस बात का नहीं दे पाया था बोर्स का एटॉमिक मॉडल. ठीक है, तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने मैक्सिमम बातें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में करी थी. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में वो बातें नहीं कर पाया था. ठीक है, इसके अलावा क्या था कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस का डेविएशन अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते थे? स्प्लिट होने शुरू हो गए थे. तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आपका बोर्स मॉडल नहीं कर पाया था. सिमिलरली बोर्स मॉडल और क्या नहीं कर पाया था? दिस आर द लिमिटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. बोर्स मॉडल के लिमिटेशन. बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी नहीं बता पाया था.
ओके, तो दिस ऑल आर द सम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, और तब हमें जरूरत पड़ी एक नए एटॉमिक मॉडल की, एंड उस नए एटॉमिक मॉडल को बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल बोला गया। इसका बेसिस क्या था? इसके बेसिस थे दो, डिब्रॉय का प्रिंसिपल, डिब्रॉय प्रिंसिपल था, और दूसरा था आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत नाम सुना होगा आपने, एंड द फर्स्ट वन वाज डिब्रॉयस प्रिंसिपल। डिब्रॉयस कॉन्सेप्ट क्या था? इसको आप इस तरीके से इस नाम से भी जानते हो, डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, इस रूप से भी डिब्रॉय कॉन्सेप्ट को जाना जाता है। एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? डिब्रॉय का बोलना था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर हैं नेचर में, वो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, वो वेव नेचर भी शो करते हैं। और ये जो चीज है वेव नेचर जो है वो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, इनका बोलना था कि जितने भी मैटर हैं हमारे आसपास वो सब वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करी थी, तो हमने क्या बोला था कि पैकेट्स के रूप में आते हैं। जो पैकेट्स के रूप में आ रहा है दैट इज द पार्टिकल नेचर, एंड व्हाट वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव हैं, वेव होने के साथ साथ वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। सिमिलरली जो आपके बॉल, उनका बोलना ये था, सीधा सा मतलब ये समझिए ना, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को आपने फेंका तो क्या हुआ? क्रिकेट बॉल आल्सो शुड बिहेव एज वेव। दैट वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय आपके डिब्रॉय। डिब्रॉय ने बोला कि लैम्डा, लैम्डा इज गिवन बाय क्या होता है? h बाई m इंटू c इंटू m होता है। व्हाट इज दिस? ये कॉन्सेप्ट क्या था? दिस इज द लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एनी फोटोन, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट नंबर, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड m इज द मास ऑफ फोटोन। ये था क्या? ये जो कॉन्सेप्ट कब लगाया गया था? फोटोन के लिए लगाया गया था, क्योंकि फोटोन के लिए तो हमने जान गए कि फोटोन क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसकी एनर्जी फोटोन के रूप में, पैकेट्स के रूप में आ रही है, और क्या है वो वेव नेचर भी शो करता है। तो ये तो बात बराबर चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, इस सेम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, गिवन दैट आप क्या कीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m डॉट, और m नॉट मैं लिखता हूं इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज m नॉट? m नॉट इज द मास ऑफ पार्टिकल और सब्सटेंस और मैटर, मास ऑफ मैटर। And what is v? V is velocity of matter, velocity of matter। यानी कि अगर हम सेम फार्मूला यहां करें तो क्या है, दिस व्हाट इज दिस लैम्डा, देन वी कैन फाइंड इट आउट कि लैम्डा है वो क्या है, किस पार्टिकुलर मैटर का लैम्डा यानी कि वेवलेंथ निकल कर आ सकता है। फिर उन्होंने थोड़ा सा एक और बात जोड़ा कि जो ये जो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ है ना, वो ऑब्जर्व जो है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए। अगर लैम्डा बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा बात करें प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए या अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बात करें लैम्डा का, तो फाइन वो लैम्डा है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, पर जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उसके लिए लैम्डा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको देखना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हमें पता चले कि उसके पास भी कुछ लैम्डा है। मैं आपको भी एक एग्जांपल लेके बताऊं। ओके, तो जब उन्होंने बोला कि कोई पार्टिकल है जो मैटर है उसके लिए भी जब इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, तो दिस लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m भी आ गया और लैम्डा इज इक्वल टू h बाई t भी हो सकता है, दैट इज द मोमेंटम यू नो। देन इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, h बाई अंडर रूट ऑफ 2 डॉट m काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बंदा घूम रहा है, दौड़ रहा है, वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो आप मोमेंटम को इस रूप में भी लिख सकते हो, ठीक, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर वो कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, वो कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, राइट, वेलोसिटी मास ऑफ दैट मैटर, अगर वो मैटर चार्ज मैटर है और एक्सेलरेट किया गया है किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से,
तो उसका लैम्डा क्या हो जाएगा, सेम है 2 into m. What is mass? Mass of that particle, charged particle. इतना charge, let us say q is the charge on that particle and v is the potential drop या potential difference, जिस potential को accelerate किया गया है. So this is energy. This particular term is energy. This particular term is energy. So kinetic energy के जगह पे q into v डाल दिया गया and that will also give you the lambda of that particle. इस तरीके से क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर को एस्टेब्लिश किया डी ब्रोय ने. डी ब्रोय ने क्या बोला कि दुनिया के हर मैटर में क्या होता है, एक वेव नेचर होता है, वो वेव की तरह प्रोपोगेट कर सकता है. सिर्फ वो वेव नेचर का है, इसका मतलब उसके पास लैम्डा होगा यानी कि वेवलेंथ होगा. अगर वेवलेंथ होगा तो कैसे फाइंड आउट करें, तो उन्होंने फोटोन वाला जो फॉर्मूला था वही बोला कि जो फोटोन का फॉर्मूला है चाहे तो हम वही अप्लाई कर सकते हैं. गिवन दैट मास इज द मास ऑफ मैटर एंड वेलोसिटी इज द, क्या हो जाएगा आपको c के जगह पे, स्पीड ऑफ लाइट के जगह पे आपने उस किसी मैटर का वेलोसिटी ले ली. ओके, सो दिस वाज द डुअल नेचर हाइपोथेसिस गिवन बाय आपके डी ब्रोय. ठीक है, इसके बाद एक प्रॉब्लम देखते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए. एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा. एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, लेट्स से क्रिकेट बॉल. ओके, सो लेट्स टेक वेलोसिटी ऑफ दिस क्रिकेट बॉल इज अराउंड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड and mass is, let us take 0.2 kg. Mass is 0.2 kg. So calculate its wavelength. भैया हमारे डी ब्रोय ने बताया कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास वेवलेंथ होना ही चाहिए. तो कैलकुलेट इस वेवलेंथ. जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h by m into v. व्हाट इज h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकंड. डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m क्या है 0.2 kg, v क्या है 50. so if you calculate it, this is 0.2 into 50 is coming 10, so this is coming to be 6.6 into 10 to the power minus 35 meter. right? वेवलेंथ कितना कम है, वैल्यू तो देखो भाई 10 to the power minus 35 मीटर, इतना कम. अब कैलकुलेट लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एच एटम. क्या होता है आपको पता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट. आपको याद रहना चाहिए दैट इज 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट. करेक्ट. सो अब आप व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, वी शुड नो इट. लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू अगेन 6.6 into 10 to the power minus 34 divide by 9.1 into 10 to the power minus 31 into what is velocity 2.18 into 10 to the power 6. क्या आसानी से कैलकुलेशन हो सकता है, 2.18 को आप 2.2 लिख लीजिए आसानी के लिए. तो ये 3 बार में कट गया, ये भी 3 बार में कट गया, तो क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, फिर 10 to the power minus 3, ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power minus 9. so 3 into 10 to the power minus 10 मीटर, या आप इसको 3 एंगस्ट्रॉम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करने लगे तो आपके पास सिग्निफिकेंट वेवलेंथ दिखा. 3 एंगस्ट्रॉम इज सिग्निफिकेंट वेवलेंथ, फाइन. बट आप जब क्रिकेट बॉल की बात की तो आपका वेवलेंथ बहुत ही कम हो गया. इसकी बात इन्होंने करी थी कि जब आप किसी मैक्रो पार्टिकल्स की बात करते हो तो हम वहां पे वेवलेंथ पता नहीं कर पाएंगे. इसका ये मतलब नहीं कि वेवलेंथ नहीं होगा, वेवलेंथ होगा पर पता नहीं कर पाएंगे. आपको समझ में नहीं आएगा वेवलेंथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना कम होगा. पर जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करोगे तो वेवलेंथ आपको सिग्निफिकेंट दिखेगा. ओके, तो ये जो सारी चीजें इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं.
ओके, अगला है, जैसे मैंने बताया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दो आधार थे। एक तो आपका डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट था, दूसरा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डी ब्रॉय ने ही बताया। क्या बताया डी ब्रॉय ने? कि जो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, डी ब्रॉय ने, हाइजेनबर्ग ने और डी ब्रॉय के जो कॉन्सेप्ट के बाद जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने वाला है, तो अभी तक हमने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देखा है, बोर्स ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट अब खत्म होने वाला है। कैसे वो देखते हैं। सारे नोट कर लिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। ओके, चलिए तो लिखते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो एग्जैक्टली इनका कहना क्या था कि एट सेम टाइम इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम एंड मास साइमल्टेनियसली। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो एट ए सेम टाइम, एट टी टाइम पे हम या तो मास मेजर कर सकते हैं, या आप क्या मेजर कर सकते हो? आप या तो वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, या मोमेंटम मेजर कर सकते हो, या तो आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, या पोजीशन मेजर कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप बहुत ही कंफ्यूजन होने वाली बात है। या तो आप मोमेंटम मेजर कर सकते हो, या तो आप पोजीशन मेजर कर सकते हो। कोई एक ही आप एक्यूरेटली बता सकते हो, तो दूसरी चीजें आप नहीं बता पाओगे। इसीलिए उन्होंने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम। अगर आप रीजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करो कि क्या ये हमेशा अनसर्टेन ही रहेगा, ये क्या अगर कोई एक चीज पता कर लिया तो दूसरा हमेशा अनसर्टेन रहता है। फिर से समझिए कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की इन एनी एटम, टू मेजर मास एंड to measure चलिए, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। ये इम्पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक ही समय पे पता कर लीजिए। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। या तो आप मोमेंटम बता पाओगे, मोमेंटम इज व्हाट? वेलोसिटी, या आप उसके पोजीशन को बता पाओगे कि वो कहां पे होगा। दोनों चीज आप एक समय पे नहीं बता सकते हो। ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका है? डेल्टा एक्स, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन into delta p, uncertainty in momentum is greater than or equal to h by 4 pi। ठीक है, h by 4 pi। इससे एक दो न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, बच्चे वाले न्यूमेरिकल्स, छोटे से, कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है काफी रैंडम मोशन है, उनका बोलना था इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम मोशन है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कोई वेल डिफाइंड पाथ पे नहीं जाता है, यानी कि बोर्स मॉडल का जो थ्योरी था वो तो गलत था। बोर्स ने बताया था कि वो एक डिफाइंड पाथ यानी कि डिफाइंड ऑर्बिट में घूम रहा है, नहीं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोई रैंडम पाथ होता है, उसका डिफाइंड पाथ नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आप पता ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या कर सकते हो? आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पर आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन आप किसी समय पे तभी बता पाओगे जब आप उसके मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं जानते हो।
अगर आपने मोमेंटम के बारे में बता दिया तो आप पोजीशन के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है उन लोगों के लिए कि भैया ये क्या चल रहा है। दैट वाज द करेक्ट थिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही रैंडम मोशन में इधर उधर भाग रहा है, वो हो सकता है कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो। ठीक है, सो द मोशन वाज वेरी हैप्पैजार्ड। तो इस मोशन को ही इन्होंने आगे चल के आप स्क्वाड्रेंजर वेव इक्वेशन के रूप में देखोगे। जब स्क्वाड्रेंजर इक्वेशन ने दिया तो उन्होंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को पिन पॉइंट करने का तरीका ढूंढा। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो क्या है, इन्होंने बोला कि एट सेम किसी पार्टिकुलर टाइम पे दिस वेरी इम्पॉसिबल टू टेल द अनसर्टेनिटी और द इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू टेल द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम। वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है इस चीज को समझना। अभी जो मैं इक्वेशन लिखूंगा आपको तो आप देख के बोलोगे सर जी ये क्या लिख दिया। ठीक है, ये अजीब सा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलेस अजीब सी चीजें आप लिख दी, साई लिख दिया, फाई लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। चिंता मत कीजिए, ये चीजें हायर मैथमेटिक्स की हैं, ये इवन आपके 12th लेवल पे पढ़ाई नहीं जाती हैं। पर क्या है कि ये जो चीजें हैं दैट इज अ फैक्ट, ये है, इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भैया ये चीजें हमारे साइंटिस्ट ने किया है, इसके रिजल्ट को हम यूज कर लेंगे। इसके रिजल्ट को आभार से आपको बड़ा मैथमेटिशियन थोड़ा ही बनना है, आपको रिजल्ट को यूज कर लीजिए। जब आप कैपेबल हो जाएंगे तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके जी, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको मैं एक प्रॉब्लम हमारे पास है यहाँ पे, राइट अ प्रॉब्लम। If a electron is having uncertainty in position is 10 to the power minus 10 and uncertainty in velocity 5.27 into 10 to the power minus 12 meter per second. So क्या है प्रॉब्लम, uncertainty in position is 10 to the power minus 10 meter and वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है 5.27 into 10 to the power minus 12 क्या है मीटर पर सेकेंड। दिस इज द अनसर्टेनिटी इज गिवन। कैलकुलेट मास, मास ऑफ, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मास ऑफ द पार्टिकल। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। आप पी को कैसे लिखते हो, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। सो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एच बाई 4 पाई। सो डेल्टा एक्स इंटू एम डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन, लेट्स राइट इक्वेशन ही लिख दें, एच बाई 4 पाई और हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। सो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। So h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 divide by 4 into 3.14 into delta x की वैल्यू क्या है, 10 to the power minus 10 है। Then delta v की वैल्यू 5.27 है, 5.27 into 10 to the power क्या हो जाएगी, minus 12 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, minus 12 minus 10 minus 22 है। So this is ऊपर चला जाएगा तो प्लस 22 हो जाएगा, 10 to the power 11 अभी भी आ रहा है। उसके बाद और कैसे कैलकुलेशन, अगर इसको आप लिखो 3.3 लिख सकते हैं क्या, 3.3 तो नहीं लिख पाएंगे। सो दिस वैल्यू इज अराउंड 2.2, 2.1 और 2.2। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, व्हाट विल हैपन, वी हैव 2.2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सो इट इज कमिंग टू 22 के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, माइनस 12 है, माइनस 10 है। सो दिस इज माइनस 12 एंड दिस इज कमिंग टू बी केजी। करेक्ट, केजी ऐसा यूनिट है, केजी में आएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट है तो केजी में आएगा। सो क्या कर सकते हो आप, दिस इज 0.1, सो 1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाता है, माइनस 13 केजी। तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो। चलिए, तो हमने क्या बात करी थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करी थी, इसे जल्दी से नोट कीजिए। अब बात करते हैं स्क्वाड्रेंजर वेव इक्वेशन की।
इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है, ये है आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। तो इसमें क्या है, शाई है और भी बहुत सारे गंदे गंदे एक्सप्रेशन आपको देखने को लग रहे हैं। कहीं सर ये क्या लिख दिया, ये है आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसका जो आपका रिजल्ट्स निकल के आता है वो आपके ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है। एक वर्ड आया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है इसकी बातें देखेंगे। वैसे हम लोग इसके बारे में इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, वो सारी चीजें यहीं से निकल के आई हैं, जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड देन आपके क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सारे यहीं से निकल के आए हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। और ये क्या बताता है, ये किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताता है। एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी ये बताता है। और ये क्या मैंने बोला, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है। और क्या बोलता है कि जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। फिर से बार बार जो वर्ड आ रहा है क्वांटाइज्ड है का क्या मतलब है, सम डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू होगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी। ऐसा नहीं कि सब 0.1 0.2 जैसे मैंने बोला था चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ही होगा, उसको स्पेसिफिक वैल्यू होगी, नहीं तो ज्यादा होगी ना उससे कम। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने बताया कि जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसके बारे में क्या बताया, द एक्जिस्टेंस ऑफ जो एनर्जी लेवल, एक्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल है वो क्या है, इसलिए आगे चलोगे तो मैंने बताया ही कि क्वांटम नंबर्स हैं। तो जो क्वांटम नंबर्स बताते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स क्या क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स के आधार पे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल को बताते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को भी आप क्वांटम नंबर्स के आधार पे बताते हो। तो ये क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी बताएगा, पिन पॉइंट बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कैसा है। ओके, इसके बाद और क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन है। क्या है, वेव फंक्शन है। अब आप एक वर्ड बार बार आ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे इन्होंने बात करी एटॉमिक ऑर्बिटल की, इट इज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन है, सो आप सिंपल सी बात, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद जो रिजल्ट्स आया हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जब ऑर्बिटल की इन्होंने बात करी तो ऑर्बिटल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या था, वेल डिफाइंड पाथ था, दिस इज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है। व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, क्या है, हमारा हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि अब आपका इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहेगा, कभी इधर रहेगा, कभी उधर रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी वहां रहेगा। बोर्ड्स ने क्या बोला था, हमारा एक पाथ में घूम रहा है, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी पता कर लेते थे रेडियस से, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी पता कर लेते थे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता कर लेते थे। पर हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप एट ए टाइम ना आप अगर आप वेलोसिटी पता कर रहे हो तो पोजीशन पता नहीं कर सकते, पोजीशन पता कर रहे हो तो वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉन हम ये बता पाएंगे बस कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, चांसेस ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हमने साई स्क्वायर का यूज किया। ये क्या बताता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करता है, प्रोबेबिलिटी की बात करता है। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा था, दिस इज न्यूक्लियस, मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। ठीक है, सो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, कभी यहाँ दिखा, कभी यहाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, या मैं यहाँ पे पूरा दिन खड़ा रहा, पूरा दिन खड़ा रहा तो मुझे क्या पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस पार्ट में ज्यादा समय पर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ पे चला गया था, कभी यहाँ चला गया था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसा हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां भी जा, हर जगह इलेक्ट्रॉन है,
ओके, इसका ये मतलब नहीं कि सर आपने बोला इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला जाएगा क्या? यस, चांसेस आर देयर कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे भी जा सकता है। ओके, सो पर क्या है कि इस पार्ट में यहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिले। करेक्ट, इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिले, तो आप क्या बोलते हो, इसको ऑर्बिटल बोलते हो। क्या है? दिस इज द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल स्पेस है, क्या है? एक स्पेस है जहां पे फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दिस स्पेस, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो? ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी चीजें जो हम क्वांटम नंबर्स के रूप में पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो आज के जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम बहुत ही तेजी से कम तो 15-20 प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिवीजन करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हो सकता है वहां आपके जितने भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।